प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 के कृषि भौतिकी में व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों को जोड़ करके एक ऐसी युक्ति बनाई जो विभव पतन की दशा में अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के काम करती है। जैसे मान लीजिए, पहले हम जानते हैं इन्होंने इस व्हीटस्टोन सेतु को कैसे बनाया। जैसे हमारे पास चार अज्ञात प्रतिरोध हैं, 1, 2, 3 और 4। एक का नाम है P, दूसरे का नाम है Q, तीसरे का नाम है R, चौथे का नाम है S। हम करेंगे। इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों को चतुर्भुज के रूप में इस तरह से संयोजित कर दिया कि और ऐसा विद्युत परिपथ बनाया कि जिसमें प्रेरित करते हुए किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए चलिए हम जानते हैं। जैसे हमारे पास एक प्रतिरोध है P, दूसरा Q, तीसरा R, चौथा है S। एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध और चार प्रतिरोध, टोटल मिलाकर के 4 प्रतिरोध हमारे पास हैं। इन्हें चतुर्भुज की चारों भुजाओं, जैसे मान लीजिए चतुर्भुज है, इसका नाम देते हैं A, B, C और D। इसी प्रतिरोध चतुर्भुज की चारों भुजाओं के ऊपर रख दिया। अब इस चतुर्भुज को चाहे तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखने के लिए जैसे हमारे पास एक किताब है, इसे चाहे हम ऐसे रखे रहें तब भी ये चतुर्भुज का कार्य करेगी। लेकिन चाहे तो हम इस चतुर्भुज को ऐसे करके भी बना सकते हैं, तब भी ये चतुर्भुज ही रहेगा। तो अब हम इस चारों प्रतिरोधों को इस चतुर्भुज के ऊपर स्थापित कर दे रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमारी एक भुजा हो गई AB, BC, AD और DC। नाम दे दीजिए A, B, C और D। यहाँ पे प्रतिरोध को जोड़ दीजिए P को, यहाँ पे प्रतिरोध को जोड़ दीजिए Q को, यहाँ एक प्रतिरोध जोड़ दीजिए S को, यहाँ पे जोड़ दीजिए प्रतिरोध R को। आप जैसे चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण है BD, इस विकर्ण में एक धारा मापी गैल्वेनोमीटर को जोड़ देते हैं और यहाँ पे कुंजी लगा देते हैं, या कुंजी को ऐसे भी बना सकते हैं। G की वजह से इस कुंजी को नाम दे देते हैं KG। और दूसरे विकर्ण, जो दूसरा विकर्ण है A और C वाला, इस विकर्ण को ला करके हम जोड़ देते हैं एक बैटरी से और एक कुंजी भी इसमें लगा देते हैं। इस तरह देखते हैं कि विकर्ण BD और विकर्ण AC ये अंदर की तरफ से ना जोड़ करके हमने बाहर से ऐसे परिपथ दिखा दिया है। ये प्लस है और ये माइनस है। यहाँ पे धारा को जाते हुए आप दिखा दीजिए। और ये है कुंजी हमारी, क्या है कुंजी, और ये हमारी बैटरी। बैटरी से हम धारा प्रवाहित करते हैं इस परिपथ में। परिपथ को समझ लीजिए कि 4 भुजाएं हैं, AB, BC, CD और AD। चारों भुजाओं पर 4 प्रतिरोध लगा दिए गए हैं, यही P, Q, R और S। इन दोनों भुजाओं को अनुपाती भुजा कहते हैं। भुजाओं को AB और BC को AB और BC को अनुपाती
भुजाएं कहते हैं, और इनके ऊपर जो प्रतिरोध लगा है P और Q, इन्हें हम कहते हैं अनुपाती प्रतिरोध। अब जान लीजिए कि हमें और ये जो AD भुजा है, AD जो प्रतिरोध R लगा है, इसका मान दिया रहता है या इसका मान फिक्स रहता है। यहाँ पर ज़्यादातर हम प्रतिरोध बॉक्स को ही जोड़ देते हैं, प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ देते हैं, और यस क्या रहता है, अज्ञात प्रतिरोध रहता है, इसे हमें ज्ञात करना रहता है। तो R को हम प्रायः कहते हैं ज्ञात भुजा वाला प्रतिरोध या ज्ञात भुजा वाला प्रतिरोध, और यस को हमेशा कहते हैं अज्ञात प्रतिरोध, जिसका मान हमें इस व्हीटस्टोन सूत्र की सहायता से ज्ञात करना है। यहाँ से जो बैटरी है, बैटरी से हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये धारा I यहाँ पे जाती है और धारा यहाँ पे जा करके बढ़ जाती है दो भागों में, I1 और I2। I1 धारा इस AB और BC में बहने लगती है, और I2 धारा भुजा AD और DC में बहने लगती है। पुनः धारा संयुक्त होकर के फिर से I हमको प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं इसके सिद्धांत की, ये इसकी रचना हो गई। अब हम इसके सिद्धांत की बात करते हैं। इसका सिद्धांत है कि संतुलन की अवस्था में अगर B और D के बीच विभव पतन शून्य हो तो विकर्ण BD में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। यानी कि B की जगह जितना विभव हो और D की जगह विभव हो बराबर, विभव में कोई अंतर ना हो, तो क्या होगा कि इस विकर्ण में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी और हमारे गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षोभ नहीं होगा। कोई भी विक्षोभ होने का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में सुई लगी होती है, ये हमेशा जीरो कैसे रहती है। अगर विक्षोभ होगा तो ये सुई इधर या इधर घूम जाती है और धारा की दिशा को दिखाती है। विभव पतन की जिस स्थिति में B और D के बीच विभव एकदम बराबर रहेंगे, उस दशा में B की भुजा में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी और हमारे गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षोभ नहीं होगा। इस स्थिति में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर की सुई कहीं भी नहीं जाएगी, सिर्फ जीरो पर ही खड़ी रहेगी, और इस स्थिति को हम कहते हैं संतुलित अवस्था, और यही है संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की अवस्था। अब हम आगे जानते हैं कि अज्ञात प्रतिरोध को कैसे निकालते हैं। अब देखिए AB में और BC में धारा यही I वाली बह रही है और इसमें दोनों में धारा I2 बह रही है। तब हम जान लीजिए भुजा संतुलन की अवस्था में भुजा AB का विभवात बराबर भुजा BD का विभवात, हमारा इसका पाठ I1P और I2R। भुजा AB पर है I1P और दूसरी भुजा BD पर क्या है, जो B से लेकर BD नहीं, इसको हम कहेंगे। चलिए संतुलन की अवस्था में हम जानते हैं क्या हो जाएगा, हमारा भुजा AB और AD, भुजा AB का विभव बराबर भुजा AD का विभव। अब AB का जो विभव है वह क्या होगा,
I1P के बराबर होगा, क्योंकि धारा V बराबर क्या जाएगा I गुणे P, यानी कि धारा गुणे प्रतिरोध। इधर हो जाएगा I2R, AD के लिए हो जाएगा I2R और भुजा AB के लिए IP। अब हम दूसरे पोर्शन की बात करें तो हो जाएगा संतुलन की अवस्था में भुजा BC का विभव पात बराबर भुजा CD का विभव पात। ये भी हो जाएगा हमारा I1Q बराबर I2S। इसे आप समीकरण नंबर 1 बना दीजिए और इसे समीकरण नंबर 2 बना दीजिए। अब देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, अब इसमें भाग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा I1P बटे I1Q बराबर I2R बटे I2S। I2 से I2 काट दीजिए, I1 से I1 काट दीजिए, हमें मिल जाएगा P बटे Q बराबर R बटे S। यह विभव पतन की उस अवस्था का संतुलन का प्रतिबंध है जिस दशा में B और D बिंदु के विभव समान होंगे और इसके विकर्ण BD में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। यही हमारा सिद्धांत है व्हीटस्टोन सेतु का। अब हम आगे जानेंगे अज्ञात प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। जैसे हमें S का मान निकालना है तो क्या करेंगे, S का गुणा हम यहाँ कर देंगे और Q का गुणा R में हो जाएगा R गुणे Q और P से क्या हो जाएंगे, इसमें भाग हो जाएगी और हमें अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। और एक चीज़ हम ध्यान देंगे, जैसे हमें 4 प्रतिरोध दिया गया है, पहला है R1, दूसरा है R2, तीसरा है R3, तो ही हम चौथे प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। चौथे प्रतिरोध को निकालने के लिए क्या हो जाएगा R4, उसका मान हम इन तीनों की सहायता से इसी सूत्र में रख करके निकाल लेंगे। अब हम जानते हैं कि हमारे इस व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित 2 युक्तियां हैं, एक है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, दूसरा है मीटर सेतु। उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मीटर सेतु पहला जो है, अब सवाल उठता है इसका नाम मीटर सेतु क्यों पड़ा। 2 युक्तियां हैं जो व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है। पहला है मीटर सेतु, दूसरा है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। कोविड-19 की वजह से इस पोस्ट ऑफिस बॉक्स को सिलेबस से हटा दिया गया है, सिर्फ हमें यहाँ मीटर सेतु ही पढ़ना है। मीटर सेतु इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये लंबाई में 1 मीटर का होता है। बच्चों, अब हम आगे मीटर सेतु का अध्ययन करने जा रहे हैं। मीटर सेतु होता क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। मीटर सेतु इसे कहते हैं मीटर ब्रिज, और यह व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित ही एक उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं और अज्ञात प्रतिरोध भी ज्ञात करते हैं। देखिए इसमें एक मैग्नेट या कंडक्शन का एक तार होता है जो कि 1 मीटर लंबा होता है और इसकी मोटाई हर जगह पे एक समान होती है और यह एक लकड़ी के तख्ते में जड़ा होता है, उसी से जुड़ा होता है और इसी के ऊपर एक मीटर का पैमाना लगा होता है जिसमें 100 सेंटीमीटर ऐसे ही दिए होते हैं, 0 से 0, 10, 20 करके 100 तक रहता है। इसमें ए करके एक स्लिट अलग लगी होती है, डी करके एक स्लिट अलग लगी होती है, एक सी करके एक स्लिट अलग लगी होती है और इस बिंदु से लेकर इस बिंदु के बीच तार को बांध देते हैं, उसी
उसी से जुड़ा रहता है और इस तार की पूरी लंबाई 1 मीटर होती है। अब जो इस तीनों डी में से बीच वाला डी है, इसका संबंध एक धारामापी गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं और उसी की सहायता से एक जॉकी दूसरे सिरे पर जोड़ देते हैं, इसे कहते हैं जॉकी। फिर बिंदु ए और बी जहाँ पे ये लगे हुए हैं, इन दोनों से एक प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ दिया जाता है। इसे हमने कैपिटल आर से दिखाया और डी और सी के बीच में एक अज्ञात प्रतिरोध यस को जोड़ देते हैं और इन तारों का संबंध एक तार के माध्यम से विद्युत सेल या सेल से जोड़ देते हैं। इधर प्लस है और इधर माइनस है और इसके आगे एक कुंजी के भी लगा देते हैं। यहाँ से जब सेल से धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा यहाँ से उठती हुई जाती है और ऐसे ऐसे आते हुए धारा आई को प्राप्त करते हैं। अब हम इस पूरे उपकरण को चित्रानुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। व्यवस्थित करने के बाद हमें ये सूत्र याद रखना है, व्हीटस्टोन सेतु का P बटे Q बराबर R बटे S। इसी का प्रयोग हमको करना है क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था यही होती है। देखिए R और S के मान तो हमको मिल गए हैं, R का मान और S का मान दिया जाएगा। देखिए हमें R और S का मान यहाँ से पता है और P और Q का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। A से लेकर C तक जो रहेगा ये P हो जाएगा और बाकी का जो रहेगा हिस्सा वो हो जाएगा Q। इस तरह से ये चारों मान हमको प्राप्त हो जाएंगे। अब कैसे हमें इसका यूज करना है, देखिए धारा जब प्रवाहित हो जाएगी तो इस जॉकी को A से लेकर C की तरफ बढ़ाते हैं, दबाते जाते हैं तो देखते हैं गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होता है, उसकी सुई एक तरफ जाती है या झुक जाती है ऐसे। फिर इसको जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं तो एक ऐसा बिंदु हमें प्राप्त होता है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप नहीं होता है। तो वह हम संतुलन की अवस्था उसे कहेंगे कि जो हमारा मीटर से दोनों संतुलन की अवस्था में है। जिस बिंदु पर विक्षेप शून्य हो जाए उस बिंदु को हम B बना देते हैं और उस बिंदु को हम नोट कर देते हैं। जैसे हमारा विक्षेप अगर 30 सेंटीमीटर पे शून्य हो गया तो हमें L का मान प्राप्त हो गया। हमें इधर R और इसका मान पता है और इधर हम L का मान भी निकाल लिए और बाकी जो हिस्सा है उसे 100 में से घटा देंगे। इसी अर्थ में 30 तक आया, 30 अगर 100 में से घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 100 माइनस 70। इसे मिल देंगे 100 माइनस L। अब देखिए R का मान कैसे निकलेगा, प्रतिरोध बॉक्स में से जितने ओम का हम प्रतिरोध निकालेंगे। ऐसे ही दूसरी की तरह लगा रहता है, इसमें लिखा रहता है 1 ओम या 2 ओम या 3 ओम। जितने भी ओम का प्रतिरोध हम इस बॉक्स से निकालेंगे उसे हम R की जगह पे रख देंगे और फिर इस सूत्र की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल लेंगे। जैसे यस है, इस बराबर क्या हो जाएगा R गुणे 100 माइनस L बटे इस मान में। इस तरह से इस सूत्र की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध को निकाल लेंगे। अगर अज्ञात प्रतिरोध यस हो, अज्ञात प्रतिरोध और कैपिटल L उसकी लंबाई और उसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो हम विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर यस इंटू A बटे L की सहायता से हम विशिष्ट प्रतिरोध को भी निकाल सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। अगला हमारा जो उपकरण है विभवमापी, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। विभवमापी को इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर देखिए उपकरण को हम पहले चित्र के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। व्यवस्थित करने के बाद हमें देख रहे हैं एक बैटरी यहाँ पे जुड़ी है B और एक बैटरी यहाँ पे भी जोड़ दी है, इसका नाम लेते हैं E।
और ए बी की कर दीजिए। ए और बी के बीच एक मैग्नीज या फिर टंगस्टन का तार जुड़ा होता है। ये भी लगभग 1 मीटर का ही, पूरा 1 मीटर होता है। और इस विभवमापी की सुग्रहिता बढ़ाने के लिए हम तारों की संख्या में बढ़ा देते हैं। जैसे अगर एक तार है तो जगह 2 या 3 4 तार लगा लेते हैं। अब देख रहे हैं कि इसका जो एक बिंदु है ये बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है, प्लस से, और दोनों तरफ से प्लस है। धारा इधर से भी आ रही है और इधर से भी आ रही है, आई इसमें ऐसे होते हुए जाएगी बी टर्मिनल से। बी का संबंध हम बैटरी के माइनस या ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। यहाँ पे रेक्टिफायर लगा होता है जिसे हम धारा नियंत्रक भी कहते हैं। और बैटरी के एक सिरे को हम गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। गैल्वेनोमीटर का क्या काम है कि इस पूरे परिपथ में वह धारा को मापेगा। अब हम ये जानते हैं कि ये विभवमापी इसे कहते क्या है। इसकी सहायता से हम विभव को नापते हैं। विभव का मतलब किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को नापते हैं, इसीलिए इसका नाम है विभवमापी। और इसी यंत्र की सहायता से हम किसी बैटरी के विद्युत वाहक बल यानी कि EMF को भी माप सकते हैं। इसे कैपिटल D से भी दिखाते हैं। इस विभवमापी की सहायता से हम किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को VA माइनस VB को भी माप सकते हैं, या किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r की भी गणना कर सकते हैं। ये सब विभवमापी के उपयोग हैं। और विभवमापी की सुग्रहिता बढ़ाने के लिए हम तारों की संख्या बढ़ा देते हैं। अब यहाँ से हम A से जब B की तरफ आते हैं तो जो विभव का मान है वो घटता रहता है। इस A बिंदु पर विभव जो VA अधिकतम होता है, और जैसे से B पे आएंगे VB पर विभव का मान क्या होता है, न्यूनतम। तो इस तार की प्रति एकांक लंबाई में होने वाले इस विभवपात को हम विभव प्रवणता कहते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर जितनी भी दूर बढ़ेंगे, प्रति एकांक लंबाई पर होने वाले इस विभव के घटने के क्रम को या विभव में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं विभव प्रवणता। इधर से जब हम आगे बढ़ेंगे विभव घटता जाएगा, इधर से जब इधर आएंगे तो विभव बढ़ता जाएगा। अब इस जॉकी को, जॉकी की 3 दशाएं दी गई है, J2, J और J1। तो J1 पहले हम इसको यहाँ पे टच कराते हैं। जब टच कराएंगे तो हमारा विक्षेप होगा एक तरह, यहाँ छुआएंगे हमारा विक्षेप दूसरी तरफ होगा, कहीं भी होगा, लेकिन उस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होगा। फिर हम इसको ऐसे ऐसे छुआते छुआते या इधर से ही टच कराते आएंगे तो एक ऐसी जगह ऐसा बिंदु हमें प्राप्त होगा J, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप नहीं होगा। वह हम विभवमापी की संतुलन की अवस्था कह सकते हैं। उस बिंदु को हम नोट कर लेंगे। इस तरह से हम विभवमापी की सहायता से विभव को मापते हैं। विभव प्रवणता क्या होता है कि जैसे A से हम B की तरफ बढ़ते हैं तो तार की प्रति एकांक लंबाई में विभव जो घटता है, या इधर से इधर आते हैं तो विभव प्रति एकांक लंबाई में बढ़ता है। तो विभव में होने वाले इस विभवपात को हम विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता का मतलब क्या होता है, इसे हम वोल्ट का किलोमीटर के रूप में भी बता सकते हैं। यही विभवमापी का सिद्धांत है। विभवमापी की सहायता से हम दो सेलों लेक्लांसे और डेनियल सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। इसके लिए सूत्र होता है E1/E2 = L1/L2। E1 क्या है, पहले सेल का विद्युत वाहक बल है, E2 दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल है, L1 L2 तार की लंबाइयाँ हैं। अब हम तुलना करते हैं एक वोल्ट मीटर और विभवमापी में। एक अनंत प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर या एक आदर्श वोल्ट मीटर की भांति ये विभवमापी कार्य करता है। साधारण रूप में एक विभवमापी वोल्ट मीटर की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है।
और इसकी सुग्रहिता बढ़ाने के लिए हम तारों की संख्या या तारों की लंबाई बढ़ा करके इसकी सुग्रहिता को